खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आज जुनेद शाम से ही घर पर मौजूद था। ना जाने वो क्या इरादा रखता था। मायशा का दिल अंदर बैठे घबरा रहा था। उसका कॉलेज शुरू हुए 6 माह गुजर गए थे। इस अरसे में उसका बहुत कम जुनेद से आमना सामना हुआ, मगर इस दौरान वो बहुत मर्तबा किसी लड़की को अपने साथ फ्लैट पे लाता रहा। कभी लाउंज और कभी अपने रूम में वो शर्मनाक हरकतें करते। मायशा को सिर्फ आवाजें सुनाई देती थीं। वो कानों में रुई ठोंस लेती थी। उसका दिल कराहत खाता था उन दोनों से। इन हाथ में उसे तबरेज याद आता। वो उसका हाथ भी कभी थामता था तो बड़े बेजरर अंदाज में। हाँ, वो बेहद बेबाक था, मगर मायशा को कभी उसके हाथ लगाने में गलत नीयत महसूस नहीं हुई थी। वो अभी इसी उधेड़पन में थी कि तबरेज की कॉल आई। कहाँ हो? उसने काफी देर से उसके किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने परेशान होकर मायशा को फोन मिला लिया। यहीं अपने रूम में उसकी आवाज में वो शोखी और खनक मफकूद थी जो उससे बात करते हुए होती थी। क्या हुआ है? सब ठीक है? उसकी आवाज से परेशानी झलकी। जुनेद कब से घर पर ही है, पता नहीं कब जाएगा या जाएगा भी नहीं। मुझे डर लग रहा है। उसके लहजे की घबराहट पर वो लब भींच गया। तुम मेरे पास आ जाओ, उसने मुखलिसाना मशवरा दिया। गुजर के तो लाउंज से ही जाना पड़ेगा ना, और पता नहीं वो किस हालत में वहां बैठा हो। नशा किया हुआ तो कोई उल्टी हरकत ना कर दे। वो शदीद घबराहट का शिकार थी। कोशिश करके देखो। वो उसे आने पर उकसाने लगा। ओके, मैं देखती हूँ। फोन बंद करते हिम्मत मुश्तमा की। जीन्स और टॉप पर ब्लैक लॉन्ग कार्डिगन पहना, बालों को पोनी में अच्छे से जकड़कर लबों पर ग्लव्स लगाया। दरवाजा खोलकर वो बाहर आई। जुनेद किचन में चूल्हे के करीब मसरूफ नजर आया। मायशा को ये अच्छा मौका लगा। आहिस्ता से अपने पीछे दरवाजा बंद करके कॉरिडोर की जानिब बढ़ी, मगर अपने पीछे आने वाली जुनेद की पुकार पर वो साकित हो गई। मुड़ के देखने का दिल न चाहा। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? उसके पीछे आते उसने अचंभे से पूछा। रात के 9 बज चुके थे। यकदम मुड़ी। क्या मैंने आपसे कभी पूछा आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? मेरा ख्याल है आपने ये शर्त रखी थी कि हम कभी एक दूसरे की जातियात में नहीं घुसेंगे। जुनेद तो उसकी हिम्मत पर दंग था। ये वो छोटी बच्ची नहीं थी जिससे उसका निकाह हुआ था। 1 साल में वो बच्ची से लड़की बन चुकी थी। खूबसूरत सरापे की मालिक वो लड़की उसकी बीवी थी, जिससे वो ना जाने कब से गफलत बरत रहा था। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। तुम तो लड़ने पर उतर आई हो। खूबसूरत लड़कियां लड़ती अच्छी नहीं लगती। वो मदहोश नजरों से उसे देखता उसके करीब आया। बोझल आवाज में चेहरा उसके चेहरे के निहायत करीब ले आया। वो बुदक कर पीछे हुई। मुझसे दूर रहकर बात किया करें, वो नागवारी से बोली। और अगर ना रहूं तो? झटके से उसका बाजू थामकर उसे करीब किया। उसकी गिरफ्त में मोहब्बत नहीं, हवस टपकती महसूस हुई। वो अब इतनी बच्ची ना थी कि उसकी आंखों के तकाजों को न समझ पाती। उसे तो शुरू दिन से उसकी पकड़ धकड़ से घिन महसूस होती थी। छोड़े मुझे। झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। सोच रहा हूं आज तुम्हारी मुझसे ये झिझक खत्म कर ही दूं। दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटते वो दांत पीस कर बोला। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। उसकी आवाज खौफ से काम कर रह गई। कुछ देर पहले का नडरपन कहीं जा सोया था। मेरी जान, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। उसे घसीटते हुए वो अपने कमरे में ले जाने लगा। छोड़े मुझे, मैं कह रही हूं छोड़ें। वो बुरी तरह उसकी गिरफ्त में मचली। उसे अंदर धकेल कर वो दरवाजा बंद कर चुका था। मायशा की आंखें खौफ से फट रही थीं। वो क्या करने वाला था आज उसके साथ? उसकी पकड़ धकड़ में उसका मोबाइल शायद पॉकेट से निकलकर बाहर ही कहीं गिर गया था। वो किसे मदद के लिए बुलाए? मायशा को मखमूर नजरों से देखते वो साइड टेबल की दराज से कुछ निकालने लगा। कुछ देर बाद एक पुड़िया लिए वो उसकी जानिब आया। इसे सूंघो। पुड़िया खोलकर उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा इस पाउडर के करीब किया। मायशा को बुरी तरह वो पाउडर नाक और हल्क में चुभा। छोड़े मुझे। वो उसका हाथ हटाने के चक्कर में 2-3 सांसें उस पाउडर की अपने अंदर उतार चुकी थी। उसकी हालत देखते वो मकरू हंसी हंसता वही पुड़िया अपने नाक के करीब ले जाकर उसे सूंघने लगा। मायशा को चंद लम्हों बाद ही अपना सर चकराता महसूस हुआ। इससे पहले कि वो अपनी गलत नीयत लेकर उस पर हावी होता, यकदम डोर बेल बजी। जुनेद आने वाले पर लानत भेजता फिर से मायशा की जाने मुड़ा, जिसका सर ढलक चुका था। वो मदहोश सी नीचे कारपेट पर बिखरे हुलिये में लेटी थी।
इससे पहले कि वो अपनी शर्ट उतारता, डोर बेल मतवातर बजने लगी। गुस्से में जुनेद ने कमरे का दरवाजा अनलॉक किया। गुस्से से भरा वो बैरूनी दरवाजे की जानिब गया। झटके से खोला, सामने ही जवाद मौजूद था। क्या तकलीफ है, क्या करने आए हो? गुस्से से उससे बोला। मायशा कहाँ है? वो कब से उसे फोन कर रहा था मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। वो घबरा कर उसके फ्लैट की जानिब आया। उसकी आंखों में मौजूद सुर्खी और वहशत उसे अलार्म कर रही थी। कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। मुझे क्या पता, वो यहाँ नहीं है, थोड़ी देर पहले ही कहीं गई है। अपना लहजा हमवार करते वो रूड से अंदाज में बोला। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करता, उसके पीछे नजर घुमाते जवाद को मायशा का मोबाइल कॉरिडोर के सिरे पर गिरा हुआ नजर आया। उसने तेजी से हाथ से दरवाजा बंद होने से रोका। बकवास मत करो, वो यहीं पर है। वो गर्राया। नहीं है, कह दिया ना, निकलो यहां से। अपने इरादे को पूरा ना होते देखकर वो गुस्से से पागल हो रहा था। जवाद ने झटके से उसे पीछे किया। वो इस धक्के के लिए तैयार ना था। वो तेजी से मायशा के मोबाइल की जानिब बढ़ा। उसे उठाकर तेजी से उसके कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खाली था। तुम दफा हो जाओ यहां से। इससे पहले कि जवाद उसके कमरे का दरवाजा खोलता, वो खोलते हुए उस पर चढ़ दौड़ा। उसका कोट पीछे कॉलर से अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे पीछे धकेला। जवाद ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ा। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। उसे फलांग कर वो तेजी से उसके कमरे की जानिब बढ़ा, जहां मायशा बेहोश नीचे कारपेट पर पड़ी नजर आई। उसकी नाक पर उसी पाउडर के बाकियात लगे थे। चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद पड़ा हुआ था। कपड़े बिखरे से थे। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ता, उसका सर उठाकर उसे दोनों बाजुओं में भींचकर बमुश्किल अपने आंसू रोके। इतनी देर में जुनैद कमरे में आ चुका था। क्या किया है तुमने इसके साथ? वो लाल अंगारा आंखें लिए गुस्से से बोला। जो भी किया है, तुमसे मतलब? बीवी है मेरी, कुछ भी कर सकता हूं मैं उसके साथ। उसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर खबासत से हंसा। बायां गाल जवाद के मुक्के से सूज चुका था। हाँ, वो बीवी जिसकी किसी जिम्मेदारी का तुम्हें होश नहीं, जिसे इंसान तक तुम समझते नहीं। बस अपनी हवस मिटाने के लिए तुम्हें याद आ गया कि वो तुम्हारी बीवी है। उसके तंज पर वो तिल मिलाया। शट अप, मेरे साथ तो चलो, उसका कागजी ताल्लुक है। तुम किस ताल्लुक की बिना पर मेरी बीवी के आगे पीछे फिरते हो? किस रिश्ते की बिना पर उस वक्त उसे गोद में लिए बैठे हो? उसकी गलीज बात पर जवाद का दिल किया उसके मुंह पर थूक दे। इस रिश्ते के तहत जिसे तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं समझ सकता। वो नफरत से उसे देखकर बोला। मायशा को गोद में उठाकर जेम के फ्लैट की जानिब बढ़ा। जेम इस वक्त उसे मायशा के साथ देखकर परेशान हुआ। क्या हुआ ऐसे? दरवाजा खोलकर वो एक जानिब हुआ। जवाद तेजी से बढ़कर उसके सिटिंग रूम के सोफे पर उसे लिटाकर पानी लेने किचन की जानिब बढ़ा। इसे नशा सुंघाया है जुनेद ने, वो तकलीफ से बोला। उसके मुंह पर छींटे मारे। नब्ज चेक की। वो सिर्फ नशा आवर पाउडर को पहली बार सूंघने की वजह से बेहोश हो गई थी। छींटे मुंह पर पड़ते ही वो होश में आई। मुंदी आंखों से अपने करीब जवाद का मेहरबान चेहरा देखा। खौफ अभी तक उस पर तारी था। भाई, भाई मुझे बचा ले। तेजी से उठकर उससे लिपट गई। उसके रोने पर वो दोनों लब भींच गए। वो मुझे। इससे पहले कि वो मजीद कोई तकलीफ दे बात मुंह से निकालती, जवाद ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं तुम्हारे पास, जेम है तुम्हारे पास। वो उसे साथ लगाए तसल्ली देने लगा। वो फिपक कर रोई। वो बहुत गंदा इंसान है। वो उसके साथ लिपटी अपना दर्द बयान कर रही थी। अगले दिन उसकी यहां से वापसी थी। उसने जेम को फोन करके बता दिया था कि वो सुबह आकर उसे ले जाए। जेम ने जवाद के आने की खुशखबरी भी उसे सुनाई थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी दर आई थी। रात में जब पूरा होटल खामोशी की तस्वीर बना हुआ था, वो अपने रूम से निकलकर नीचे बने पूल के पास आई। जिंदगी ने कितना रुख बदला था। वो बिना आगे बढ़ने की ख्वाहिश लिए यहाँ आई थी और आज यहाँ से निकलते उसे शदीद दुख हो रहा था, ऐसे जैसे कोई बहुत अपनी चीज उससे छीन रही थी। उसने हाथ में थामी सिगरेट की डब्बी खोली, सिगरेट निकाला, कुछ लम्हे उसे देखती रही। आज तो इसकी तलब भी नहीं हो रही थी। क्या था जो इसे अंदर ही अंदर खा रहा था? ऐसा एहसास था, क्या वो सारी जिंदगी इन्हीं कमजोर सहारों की मोहताज रहेगी? जिंदगी का कोई लम्हा देर पा नहीं होता, ना दुख, ना खुशी, ना कामयाबी और ना ही नाकामी। किसी की गंभीर आवाज उसकी पुश्त से उभरी। वो बुरी तरह चौंकी। ये आवाज? इससे पहले कि वो पोल की दीवार से उठ खड़ी होती,
वो भी उसके करीब वैसे ही बैठ गया। और अगर नाकामी ही नाकामी जिंदगी का हिस्सा हो फिर उसके बैठने पर वो भी खामोशी से बैठी रही। दोनों पूल के पानी को देख रहे थे, मगर सोच दोनों की मुख्तलिफ थी। उसके सवाल पर वो इस्तेहज़ाया हंसा। क्या नाकामी वाकई है या हमने खुद पर तारी कर रखी है? हो सकता है जिंदगी का रुख वो ना हो जो हम देख रहे हैं। पानी से नजर हटाकर उसने मायशा के उलझे चेहरे की जानिब देखा। और ये कैसे मालूम हो कि जिंदगी का कोई और रुख भी है? वो भी पानी से नजर हटाकर उसकी आंखों में देखकर बोली। आंखों में अजीब सी वीरानी थी। जब हम मायूसी से बाहर आएंगे तब। मायूसी आपको सिर्फ वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, दुख, तकलीफ और महरूमी, जो शायद इस हद तक ना हो जितनी हम महसूस कर रहे हैं। न्यूट्रल सोच हमें चीजों के, वाकयात के और जिंदगी के अच्छे रुख भी दिखाती है। बस फिर मायूसी साया फिगन हो चुकी होती है। एक नजर उसे देखकर वो फिर सामने देखने लगा। और ये मायूसी के बादल कैसे छटे? एक और सवाल। हमारी कोशिश से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ, मुश्किल जरूर है। इसके जवाब पर उसे बेख्तियार जवाब याद आया। वो भी तो यही कहता था। अब देख लो, इस सिगरेट को छोड़ना नामुमकिन नहीं है अगर एक बार हम इरादा कर लें। मसला ही हमारे इरादों का नापुख्तगी का होता है। तुम्हें आज की परफॉर्मेंस देते खुद पर यकीन ही नहीं था। तुमने अपनी तकलीफ को इस कदर खुद पर हावी कर लिया कि तुम्हारा इरादा डगमगा गया। हालांकि ये तुम्हारे इख्तियार में था। तुम दुखों को दावत देती हो कि आओ और मुझे अपने इसार में ले लो। खुशी के लिए दिल वसी क्यों नहीं करती? अब वो उससे सवाल कर रहा था। मुझे खुशी रास नहीं आती। सर झुकाकर वो जैसे सब कसूर अपने खाते में रखते हुए बोली। गलत। गम और खुशी सबको रास आते हैं, बस हम ये नहीं सोचते हर खुशी के साथ गम जुड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिन के साथ रात जुड़ी है, जैसे फूल के साथ कांटा जुड़ा है, वैसे ही खुशी और गम के साथ साथ हैं। खैर, ये आखिरी स्टेज नहीं था। एक गहरी सांस खींचकर वो मजे से उस पर तबसरा करता रहा। अब मुझे कौन पूछेगा? सब कहेंगे इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं, ये तो रिजेक्टेड है। उसकी बात पर वो सर हिलाकर दुख से हंसी। और तुम इस रिजेक्शन को ऑन करोगी? हल्का सा रुख उसकी जानिब मोड़कर इससे सवाल करने लगा। तो क्या करूं? वो मुंह बनाकर बोली। अपना जिंदगी का कोई मकसद बनाओ। बहुत साल बेमकसद जी लिए, कुछ मिला? अब मकसद बनाकर देखो क्या मिलता है। वो फिर से उसे समझाने लगा। तुम्हें पता है रिजेक्टेड लोग ही दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब हैं। और वो कैसे कामयाब होते हैं? जब वो इसे चैलेंज बना लेते हैं, रिजेक्शन की आंखों में आंखें डालकर उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। बस इतनी सी तो बात है। वो जिंदगी का इतना बड़ा सबक उसे चंद अल्फाज में समझा गया, और ऐसे जैसे ये तो कुछ है ही नहीं। मायशा ने हसरत से उसे देखा। आप कह सकते हैं क्योंकि आपने रिजेक्शन कभी देखी नहीं। वो सर झटक कर बोली। क्या तुम मेरे माजी से वाकिफ हो? यकदम गंभीर संजीदगी से उसने सवाल किया। मगर मुझे यकीन है, उसकी बात पर फरजाद ने हौले से कह कहा लगाया। खुद पर यकीन नहीं, अपनी लायानी सोचों पर यकीन है। कभी फुर्सत में तुम्हें अपने माजी से रोशनास कराऊंगा। अभी तो एक ऑफर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। यकदम वो मतलब की बात पर आया। मायशा उसकी बात पर बुरी तरह चौंकी। मैं एक एनिमेटेड मूवी का म्यूजिक दे रहा हूं। मुझे तुम्हारा इंग्लिश गाने के लिए ऑडिशन चाहिए। कल जाने से पहले मेरे ऑफिस आ जाना। उम्मीद है तुम ऑडिशन पास कर लोगी। फिर हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। 4-5 गाने मुझे तुम्हारी आवाज में चाहिए, लेकिन कल अच्छी तैयारी करके आना, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। उसे वार्न करते वो उठ खड़ा हुआ। वो तो सख्ते में बैठी थी। क्या कैरियर की शुरुआत यूं भी होती है? पूल के किनारे बैठे प्रोजेक्ट का आगाज क्या ऐसे होता है? वो जितना हैरान होती कम था, क्योंकि उसकी बातों से यही लग रहा था कि वो सब फाइनल करके आया है। ऑडिशन और मायशा की मर्जी से उसे कोई सरोकार नहीं था। खड़े होते उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। सख्ते से निकलकर उसने चौंक कर उसकी चौड़ी हथेली की जानिब देखा। झिझक कर अपना छोटा सा नाजुक हाथ उसके हाथ में देकर खड़ी हुई। जिंदगी एक जगह खड़े रहने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा मौजज़ा है जो कब कहां हमारी किस्मत को मिनटों में बदल दे, हम कभी समझ नहीं सकते। समझो, यहां आना और ये सब होना तुम्हारी जिंदगी का वो मौजज़ा है जो अब तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मगर इसके लिए तुम्हें खुद पर, अपनी सलाहियतों पर वैसे ही यकीन करना होगा जैसे तुम मायूसी पर यकीन करती हो। अंधा यकीन। उसके शानों पर हाथ रखकर वो हौले से मुस्कुराया। मायशा को पहली बार उसकी खूबसूरती पर यकीन हुआ। अजीब से नर्म तासरात रहते थे उसके चेहरे पर, जो उससे बस इतना ही बेतकल्लुफ होने देते थे जितनी वो इजाजत देता था। ये नरमी पल में वो खत्म करनी भी जानता था। जैसे शो के दौरान उसके रोने पर उसके चेहरे पर शदीद सख्ती दर आई थी।
इस लम्हे उसके तासरात शो की निस्बत बिल्कुल उसके बरक्स थे। अगर वो पहेली थी तो वो भी एक गहरा राज था। मायशा को यकदम उसमें बेहद दिलचस्पी महसूस हुई। गुड नाइट। उसके कंधों को थपक कर वो अंदर की जानिब बढ़ गया। वो अपने ऑफिस में बैठा था जब कोई आंधी तूफान की तरह उसके ऑफिस में आया। कामरान लगारी को देखकर वो हैरान होता अपनी जगह से खड़ा हुआ। मेरी बीवी से आइंदा दूर रहना। उसकी टेबल के करीब रुकते वो गुस्से से बोला। उसने उलझकर उसके गुस्से को देखा। मैं तुम्हारी बीवी से दूर ही रहता हूं। समझ नहीं आई तुम्हारे गुस्से की। कुछ देर खामोशी से उसे देखने के बाद वो ठहरे हुए लहजे में बोला, बहुत अच्छे से जान गया हूं मैं तुम्हारी गंदी नीयत। वो इसी सख्त लहजे में बोला। फरजाद ने संजीदगी से हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले। अच्छा, क्या जान गए हो? उसी ठहरे लहजे में बोला। ये मैं बहुत जल्द बताऊंगा। उसे वार्न करते वो जिस तेजी से आया था उसी तेजी से निकल गया। फरजाद सर झटक कर वापस कुर्सी पर बैठ गया और उसने वाकई उसे खूब बता दिया था। चंद दिन बाद की बात थी। एक लड़की ऑडिशन के लिए उसके पास आई। बैठे, उसे अपने सामने बैठने का कहा। पीछे मुड़कर वो कीबोर्ड पर कोई धुन सेट करने लगा था कि उसके साथ वो ताल मिलाए कि उसे अपने पीछे ऑफिस लॉक होने की आवाज आई। हैरत से वो उस लड़की की जानिब मुड़ा जो आंखों में अजीब सी चमक लिए मुस्कुराते उसे देख रही थी। क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलें। माथे पर बल लिए उसने कड़क लहजे में उससे कहा। क्या कर रहे हैं आप? यकदम वो चिल्लाने लगी। फरजाद हक धक उस पागल लड़की को देखने लगा। क्या मसला है आपके साथ? खोलें लॉक। वो यकदम गुस्से से सीट से निकलते दरवाजे की जानिब बढ़ा। जहां खड़ी वो अपने बाजू से कपड़े को फाड़ रही थी। वो उसकी हरकत पर साकित रह गया। मफलूज होते दिमाग से वो इस नीम पागल को देख रहा था। बचाओ, बचाओ, मत करें। यकदम उसके गिरेबान को थामकर वो झटके देती जोर जोर से चिल्लाई। उसके ऑफिस के बाहर भीड़ लगने लगी। कोई दरवाजा पीट रहा था तो कोई ऊंची ऊंची बोल रही थी। यकदम लॉक खोलकर वो निढाल सी बाहर की जानिब गिरी। फरजाद अपने अंदर हिलने की सकत तक नहीं रखता था। ये मुझे ऑडिशन के बहाने ये मेरी इज्जत लूटने लगे थे। सब हक तक उस लड़की को और कभी फरजाद को देखते। ये बकवास कर रही है। वो यकदम जैसे होश में आकर बोला। उसकी हालत तो देखो तुम। उसका प्रोड्यूसर यकदम बिफर कर बोला। वो लड़की रो रो कर सबको अपने सच्चे होने का यकीन दिला रही थी। जिंदगी का ये मुश्किल तरीन मोड़ फरजाद को अर्श से फर्श पर ले आया। उसके खिलाफ केस चला। सभी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की से उसकी कौन सी दुश्मनी थी कि उसने ऐसी गिरी हुई हरकत की, अपनी नस्वानियत को यूं चौक की जीनत बनाया। पूरा प्रेस उसके खिलाफ हो चुका था।